हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 क्लास 10th का सीबीएसई का। तो जिन बच्चों का सेट आया 31C1 सेट जिनका आया था वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज Ma है और मास ऑफ द गैस कलेक्टेड कैथोड Mc है। तो आपको वैल्यू निकालनी थी Mc/Ma की। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद इसे क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए था आपको पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है। O2 गैस जो ये बनी है ये एनोड में कलेक्ट हो जाती है और H2 गैस जो बनी है वो कैथोड में कलेक्ट हो जाती है। तो अगर हमसे वॉल्यूम रेशो पूछा जाता तो 2:1, ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है ना, इसके आगे 2 और इसके आगे 1 है तो 2:1 होता है। बट अगर क्वेश्चन में हमें कैथोड में जो मेटल आई है और जो एनोड में आई है उनका मास रेशो निकालना था। तो पहले तो कैथोड में कौन सी गैस आई है H2, तो H2 का मास लेना था और एनोड में कौन सी आई है O2, तो O2 का मास लेना था। ठीक है, ऊपर कैथोड नीचे एनोड। अब आपको H2 और O2 का मास यहाँ से निकालना पड़ेगा। H का कितना एटॉमिक मास होता है 1, कितने थे ये 2 और बाहर भी 2 था तो इसको मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। और ऐसे O का 16 होता है, कितने है ये 2 तो 32। तो H2 का ऊपर रखना था और इसका नीचे रखना था, तो इसका आंसर आएगा 1/8। तो 1/8 ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। किस किस का ये ऑप्शन है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एसिडिफाइड K2Cr2O7 एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनमें से जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़ा होगा एसिडिफाइड, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को कहते हैं और एक पोटेशियम परमैंगनेट को। तो जो ऊपर के 2 है वो आपका आंसर थे। तो यानी किस ऑप्शन में ए 1 और 2, ए ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज़ नॉट अ बेस। कौन सा बेस नहीं है। देखो हाइड्रोक्साइड तो जो भी होते हैं वो बेस होते हैं, तो ये तो बेस है, ये भी बेस है। जिंक ऑक्साइड देखो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं। तो सोडियम सल्फेट जो है वो बेस नहीं है, वो सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, तो यानी कि बेस नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा थर्ड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2 ग्राम येलो सल्फर पाउडर को पहले बर्न करा, जलाया, उसके बाद उसको चाइना डिश में रखा और जो फ्यूम्स थे उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर हमने इसमें वाटर ऐड करा और फिर उसको टेस्ट किया ब्लू और रेड लिटमस के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा था, तो पहले तो रिएक्शन करके देखना था आपको। तो देखो सल्फर जो होती है और बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ना बर्न करने के लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी। अब सल्फर जो डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है ना ये, तो एसिडिक होता है। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सल्फ्यूरियस एसिड बना देगी H2SO3, सल्फ्यूरिक नहीं सल्फ्यूरियस एसिड बनाएगी। अब एसिड आपको पता है ब्लू को रेड करते हैं, ब्लू को तो रेड कर देंगे बट रेड को तो वो कोई चेंज नहीं करेंगे ना। तो जो मतलब एसिड बना है तो ब्लू रेड होगा बट रेड चेंज नहीं होगा। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा था आपको, यहाँ बोला ब्लू है, नहीं ब्लू तो रेड हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन देखो ब्लू रेड हुआ है और रेड ही रहा है, यस। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी ऑप्शन है आपका। ब्लू तो रेड हो जाएगा बट रेड ही रहेगा, रेड में कोई चेंज नहीं होगा। वही मैंने बताया ना ब्लू तो रेड हो जाएगा क्योंकि एसिड बना है, बट रेड को थोड़ी ना चेंज करता है एसिड, तो रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस किस का ये आंसर है कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मैलेबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी मेटल है जो मैलेबल तो है बट पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो कॉपर तो अच्छी कंडक्टर है, सिल्वर भी अच्छी कंडक्टर है, जिंक भी रिएक्टिव मेटल है तो यानी ये भी कंडक्टर करेगी। बट जो लेड होती है रिएक्टिविटी में आपको पता होगा सबसे नीचे होती है, बहुत नीचे होती है लेड, तो लेड आपकी क्या होगी, पुअर कंडक्टर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बोला हार्डनेस ऑफ वाटर को टेस्ट करने के लिए करना चाहते हो आप, लेकिन आपके पास हार्ड वाटर नहीं है। अब आपने क्या करा कि हार्ड वाटर बनाने के लिए प्योर वाटर को क्या करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये तो सबको पता होगा ना हार्ड वाटर के अंदर। तो अगर हम प्योर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन डाल दें
तो इट मीन्स वो हार्ड वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड हमको क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। कौन से पानी में, प्योर वाटर में। तो सेकंड और थर्ड है इसका आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी कार्बन की जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसमें टेट्रावेलेंसी तो होती है रिस्पॉन्सिबल, आइसोमेरिज्म भी होती है, कैटेनेशन भी होती है, एलोट्रॉपी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी ऑप्शन है, एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल है जो इनिशियली बनता है, ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में, और वो एनारोबिक में भी बनता है और एरोबिक में भी बनता है। तो इसमें से डी वाला ऑप्शन है, पायरूवेट, जो कि दोनों में बनता है। तो डी ऑप्शन है, पायरूवेट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज प्लांट ड्यूरिंग नाइट इज मोर। नाइट को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है डे से। क्यों बनती है नाइट को ज़्यादा, डे में क्यों नहीं बनती है? इसका आंसर सी ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस डे टाइम में करते हैं, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूज़ हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में फोटोसिंथेसिस यूज़ कर लेता है। तो यही इसीलिए डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी। तो सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिज्म इन विच द आउटर ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, जिसमें आउट ग्रोथ पेरेंट बॉडी में डेवलप हो जाती है न्यू इंडिविजुअल में। तो इसका आंसर यीस्ट है, डी, यीस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका यीस्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल पी प्लांट एट ईटी एंड ड्वार्फ एट स्मॉल ईटी। F1 जनरेशन सारे टॉल है, F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस्ड हुए, जीन कॉम्बिनेशन ऑफ F2 निकालना था आपको। तो इसका आंसर आप मुझे बताना, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन बियॉन्ड 2F, जब बियॉन्ड 2F रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F है, तो ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F है तो जो इमेज बनती है ना वो बिटवीन F एंड 2F बनती है, F एंड 2F। और इसके अलावा डिमिनिश्ड बनती है और रियल इन्वर्टेड बनती है। ये तो आपने पढ़े होंगे। कॉन्वेक्स लेंस में जब भी ऑब्जेक्ट 2F के बाद होता है तो इमेज कहाँ जाएगी, F और 2F के बीच में। जैसे कॉनकेव मिरर में भी यही होता था ना, अगर C से पीछे चला जाता था ऑब्जेक्ट अगर C से पीछे, C यहाँ है और यहाँ चला गया था, तो ये जो इमेज बनती थी वो C और F के कहाँ बनती थी, नीचे बनती थी, और जितना ये होता था उससे थोड़ी छोटी बनती थी। तो डिमिनिश्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर कॉनकेव मिरर में ऐसी बनती थी और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी। ठीक है, तो देखो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, यस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यहाँ तो ये मैंने मिरर वाला समझाया है, कॉनकेव वाला आपको तो कॉन्वेक्स लेंस वाला बोला है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट F और 2F के बाद रखा, तो यहाँ पे रखोगे अगर आप, तो ये पहली रे ऐसे जाएगी, फिर क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है ना। यहाँ पे मान लो F यहाँ पे है एक, ये F1 है, ये 2F1 है और ये 2F2 है। ठीक है, तो ये यहाँ से जाने के बाद कहाँ पे फोकस से चली जाती है ऐसे, उसके बाद ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से डालनी होती है, यहाँ ही से यहीं चली जाती है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, F और 2F के बीच में करेगी। और ये जितना होगा ना ऑब्जेक्ट, उससे क्या होगी, इमेज छोटी होगी। तो मैंने बिना स्केल के बनाया, तो ये इमेज जो आएगी ना छोटी आनी चाहिए। तो ये डिमिनिश्ड होती है, रियल इन्वर्टेड होती है कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। यानी प्रिज्म में से जब वाइट लाइट जाती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है ना, तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का।
क्वेश्चन नंबर 14, अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट, अगर हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के बनाने हैं तो उसका क्या होना चाहिए, उसका रजिस्टिविटी तो हाई होनी चाहिए बट मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए ताकि वो इजीली मेल्ट ना हो। तो ए ऑप्शन इसका सही है 14 क्वेश्चन का। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन, लेंथ पे तो करता है, एरिया पे भी करता है, शेप भी देखो, शेप अगर चेंज हो गई तो यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है ना। मटेरियल आएगा इसका आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सोलेनॉइड के अंदर है और अगर स्टेट कंडक्टर के अंदर है तो कैसी शेप आएगी। सोलेनॉइड में तो सबको पता है अगर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो वो ऐसे स्ट्रेट जाती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है अंदर, सोलेनॉइड के अंदर कैसी, ऐसा होता है ना सोलेनॉइड ऐसे सर्कुलर लूप, तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइनें जाती है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। बट अगर स्ट्रेट वायर है, जैसे ये वायर है पूरी, इसके अंदर करंट मान लो ये जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे सर्कुलर लूप में चलता है ना। तो यानी कि पहले तो आपका क्वेश्चन में सोलेनॉइड है तो स्ट्रेट आना चाहिए और फिर सर्कुलर आना चाहिए, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एजर्शन रीजन है। इस रिएक्शन में आपको बोला था कि सोडियम क्लोराइड प्रिसिपिटेट है, NaCl का प्रिसिपिटेट है, नहीं बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनता है, तो बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट है ना कि NaCl, तो ये तो फॉल्स है आपका, एजर्शन आपका फॉल्स है, फॉल्स है। और रीज़न भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एक्वा सोल्यूशन एडेड टू अनदर एक्वा सोल्यूशन, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। यस ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना कि एक सोल्यूशन के अंदर आयन है, दूसरे सोल्यूशन के अंदर भी आयन है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे तो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनेंगे और उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। रीज़न आपका ठीक है, एजर्शन फॉल्स, रीज़न ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, एजर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 17 का डी आंसर है। 18 का भी देख लेते हैं। एजर्शन है, हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिस इनहिबिट ग्रोथ इन प्लांट, जो एब्सिसिस एसिड होता है वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है। यस ये ट्रू है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एब्सिसिस एसिड इन प्लांट, यस इसका रोल अपोजिट होता है, ये ग्रोथ को हेल्प करता है, मतलब ग्रोथ को बढ़ाता है, तो यानी दोनों ट्रू है, एजर्शन भी ट्रू है, एजर्शन भी आपका ट्रू है, रीज़न भी आपका ट्रू है, बट रीज़न एक्चुअल में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एब्सिसिस क्यों ग्रोथ को रोक रहा है, तो ये ऑप्शन ऑफ मतलब एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ईच ह्यूमन ट्रेट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल DNA, ह्यूमन ट्रेट जो होती है दोनों पे डिपेंड करती है, पैटर्नल और मैटरनल DNA पे। यस ट्रू है ये। रीज़न है द एज कम्पेयर टू फादर मदर कंट्रीब्यूट मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, मदर कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती है जेनेटिक मटेरियल में, नो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो एजर्शन तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट है बट रीज़न फॉल्स है, तो जिसका मतलब एजर्शन करेक्ट होता है तो कौन सा ऑप्शन होता है, एजर्शन करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है, सी ऑप्शन है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो किस किस के एजर्शन रीज़न ठीक गए हैं बताना मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20, अ रेनबो एक आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का, नो ये तो हमने पढ़ा नेचुरल स्पेक्ट्रम है, रेन तो नेचुरल फिनोमिना है ना, तो रेनबो भी नेचुरल फिनोमिना है, तो ये आर्टिफिशियल थोड़ी ना बनाया जाता है, तो ये फॉल्स है आपका। रीज़न है द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म का काम करती है, छोटे छोटे प्रिज्म बन जाते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट के, और फिर वो लाइट को क्या करती है, सनलाइट को रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट करती है ना, उसके कारण क्या होता है रेनबो दिखाई देता है, तो ये रीज़न तो ठीक है कि वाटर लाइट जो ड्रॉपलेट्स होती है स्मॉल प्रिज्म का काम करती है, बट एजर्शन आपका फॉल्स है बट रीज़न ट्रू है, तो इसका आंसर एजर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू मतलब डी ऑप्शन होगा, है ना क्वेश्चन नंबर 20 का। तो एजर्शन रीज़न आप मुझे बताइए किसके कितने ठीक है। सेक्शन बी देख लेते हैं। अ मेटल ए रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर एंड द गैस इवॉल्व कैचेस फायर, दूसरी मेटल बी है जो डिप्ड इन वाटर स्टार्ट फ्लोटिंग, द मेटल सी डज नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम, मेटल डी तो रिएक्ट ही नहीं कर रही वाटर के साथ, सारी मेटल को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको आनी चाहिए मेटल्स की, उसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है। तो जो मेटल ए है वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रही है, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है,
पोटेशियम होती है ना, सोडियम पोटेशियम, ये क्या होती है, रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो मेटल ए तो आपकी या तो सोडियम होगी या पोटेशियम होगी, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। मेटल बी की बात करते हैं, वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। ये आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम जो मेटल होती है वो फ्लोट करने लगती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनने के कारण बबल्स उसको लाइटर कर देते हैं, उसके साथ स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम के साथ, जिससे वो फ्लोट करने लगती है। तो मेटल बी पक्का आपका फ्लोटिंग है, तो इट मीन्स ये कैल्शियम होगी। और मेटल सी ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रही है ना हॉट के साथ, यानी वो मॉडरेट होगी, मॉडरेट रिएक्टिव होगी। इट मीन्स वो एल्यूमिनियम और जिंक हो सकती है। सी एल्यूमिनियम या जिंक हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट डी जो है वो रिएक्ट ही नहीं कर रही पानी से, यानी वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होती है। तो कौन सी रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनमें से कोई भी हो सकती है ना। तो यहाँ से आपको पता चला कौन कौन सी मेटल है जो सबसे पहले, अगर कोल्ड वाटर के साथ अगर कोई मेटल रिएक्ट कर रही है, ए जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रही थी, तो ए हमारी क्या होगी, जो रिएक्टिव होगी। ए मैंने अभी आपको बता दिया, ए कौन कौन सी हो सकती है, या तो सोडियम हो सकती है या पोटेशियम हो सकती है, दोनों में से कोई एक लिखना था। बी मेटल आपको बोला है वो वाटर के साथ रिएक्ट तो कर रही है, कोल्ड या जो भी वाटर है, ठीक है, कोल्ड के साथ ही कर लेगी, बट वो फ्लोट कर रही है। ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अगर फ्लोट कर रही है तो पक्का ये कैल्शियम है। कौन सी मेटल फ्लोट करती है, कैल्शियम, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है और वो लाइटर हो जाती है, कैल्शियम, ठीक है, जिससे वो फ्लोट होने लगती है। और सी मेटल जो बोल रहा है कि पानी, सी कौन सी मेटल है जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और ना हॉट वाटर के साथ, ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगी और ना ही हॉट के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रहा ना। तो यानी कि ये वाली जो सी मेटल है वो आपकी मॉडरेट वाली है, मीडियम वाली मैंने क्या बताई है, या तो एल्यूमिनियम होगी या जिंक होगी, है ना, या आयरन भी हो सकती है, इनमें से कोई भी लिख सकते थे आप सी में से। और डी वाली जो मेटल बोली है वो पानी क्या स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई भी पानी हो उससे रिएक्ट ही नहीं कर रही है वो। तो डी मेटल आपकी सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होंगी, या तो कॉपर हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, लेड हो सकती है, पीबी। तो इनमें से कोई सी भी डी मेटल हो सकती थी। तो ये आपको लिखना था क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 22 इसी का ऑप्शन बी देख लेते हैं। व्हेन टू कंपाउंड नेमली सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड हीटेड डायरेक्टली, जब इनको हम हीट करेंगे 1 by 1 ऑन द फ्लेम ऑफ बर्नर, तो वो कलर दे देंगे फ्लेम को। बताओ कौन कौन से कलर देंगे। तो सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड का कलर पूछा था। तो सोडियम क्लोराइड जब हीट करते हैं तो वो हीट करने पर कौन सा कलर देती है, तो सोडियम क्लोराइड को आप हीट करते हो तो येलो कलर हो जाता है फ्लेम का। और जो CaCl2 गैस है, CaCl2 है आपका कंपाउंड, वो जब हीट करोगे तो वो येलोइश रेड हो जाएगा, या फिर आप ऑरेंज भी कह सकते हो, येलोइश रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर पूछे गए थे आपसे। उसके बाद पूछा था आर दीज कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज केरोसिन और पेट्रोल, क्या ये जो कंपाउंड है वो क्या केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल होंगे। देखो ये जो NaCl और CaCl2 ये आयनिक है, हम बोलेंगे ये दोनों कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर के अंदर पोल्स बनते हैं ना, इनके पास भी पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव। आयनिक का मतलब समझ गए ना, चार्ज होता है इनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। तो ये उन्हीं चार्ज जिनके पास उन्हें पोलर कहते हैं। तो ये पोलर सॉल्वेंट के साथ लाइक H2O में ही क्या हो पाएगी, सॉल्यूबल हो जाएगी। तो पहले लिखना क्या, NaCl एंड CaCl2 आर आयनिक कंपाउंड, दे डिजॉल्व या सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केरोसिन और पेट्रोल, ठीक है। क्योंकि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है पानी, तो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, सो दे डिजॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट H2O, नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट केरोसिन और पेट्रोल। तो ये आपको लिखना था इसमें। नेम द ग्लैंड, ये बायो का है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे बायो के क्वेश्चंस को। अभी फिलहाल हम सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज
फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या बोला है, मैग्नीफिकेशन निकालो, डाटा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमको u दिया है -20 और v दिया है, सॉरी v नहीं दिया, f दिया है -15। f कितना दिया क्वेश्चन नंबर 24 में, -15। f नेगेटिव का मतलब समझ जाओ कॉनकेव है ये, ठीक है। मिरर बोला है तो मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। u नेगेटिव और f भी अगर नेगेटिव हो तो यानी कॉनकेव मिरर है पक्का। अब आप इसका मिरर का फॉर्मूला लगा दो, 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला होता है, इससे v निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए या तो हमको hi/ho वाला फॉर्मूला आना चाहिए, बट इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हमें क्वेश्चन में। तो या तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है मैग्नीफिकेशन का, -v/u। तो u तो पता है बट v नहीं पता ना, तो v के लिए पहले मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/v तो हमें निकालना है, u कैसा दिया है, -20 लेंगे, साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ लेना है यहाँ पे। f क्या है, -15। अब क्या करोगे, 1/v निकालने के लिए इसको यहाँ ले जाओगे, तो ये तो ऑलरेडी माइनस का है ही। अब देखो ये प्लस माइनस, यहाँ माइनस है, इस साइड माइनस है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तो माइनस है ना, प्लस माइनस यानी माइनस है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 15 और 20 का 60 आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 15 में ये 60 कब आता है, 4 पे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 20 में 60 कब आता है, 3 पे, तो इसको 3 से कर दोगे। तो ये -4 + 3 -1, माइनस करते हैं तो माइनस प्लस होता है माइनस, साइन बढ़ेगा, इसका लग जाएगा, और 60 एज इट इज़। ये आंसर अभी v नहीं आया, 1/v आया है। उसके बाद इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करोगे तो इसको v निकल जाएगा ना, v 1/v को उल्टा करके v/1 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी करो, 60/1 हो जाएगा, और साइन माइनस का। तो v आपका कैसा आ रहा है, -60 आ रहा है, यानी कि ये तो पक्का है कि रियल इमेज है। जब भी v नेगेटिव आए मिरर में तो रियल होता है ना, रियल के साथ इन्वर्टेड। अगर ये पूछते कैसी इमेज है तो रियल इन्वर्टेड है, क्योंकि मिरर में अगर माइनस साइन है तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है। लेंस में लेकिन ऐसा नहीं होता, लेंस में नेगेटिव साइन वर्चुअल का आता है। अब आपको मैग्नीफिकेशन बोला था क्वेश्चन में, तो -v/u वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। वैसे तो ये फॉर्मूला भी है बट इससे निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कुछ भी नहीं पता हमको। तो v/u माइनस, ये वाला पहले फॉर्मूले का माइनस लगाओ, फिर v पे भी माइनस है, अपॉन में u पे भी माइनस था। u कितना था, -20 था ना, u कितना था, -20, तो -20 लगा देंगे। -1 माइनस तो कट गया, 20 से ये 63 पे कटा, और -3 है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब भी रियल ही होता है ना, तो -3 मैग्नीफिकेशन आ जाएगा इसका। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा मुझको। क्वेश्चन नंबर 24 का चॉइस वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको रे डायग्राम बनाना था कॉनकेव मिरर के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया था। तो इसके लिए हमें तो इसके लिए हमें ये वाला केस ले लेना था, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है इन्होंने, सेंटर एंड फोकस के बीच में। ये वाला केस, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो पहले पैरेलल रेज आएगी, फिर वो फोकस से चली जाएगी, फिर दूसरी आपको सी से ही भेजनी है। सी से जब भेजोगे तो ए से होते हुए जानी चाहिए, सी से ऐसे भेजी तो सी से ही वापस। तो देखो दोनों यहाँ काटेगी, तो ये यानी कि कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज सी के बियॉन्ड बनती है, ठीक है। तो ये वाला आपको डायग्राम बनाना था इसमें कॉनकेव मिरर के लिए। तो किस किसने बनाया बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिजिक्स का है ये। व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक ओवन रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दैट हैज़ अ करंट रेटिंग 10 एम्पियर। अगर डोमेस्टिक सर्किट की करंट रेटिंग 10 एम्पियर आ रही है
तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक ओवन जिसकी रेटिंग 3 किलोवाट आ रही है उसका क्या होगा। तो देखो ये 3 किलोवाट आपको पावर दी हुई थी, तो पावर का फॉर्मूला अगर लगाए V/I वाला, क्योंकि V और I दिया हुआ है ना हमको, तो इसमें से I निकाल लेंगे हम। ये किसके लिए निकाल रहे हैं अभी हम, अवन के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि अवन की ही आपको पावर दी है। किलोवाट में दी है तो इसको SI यूनिट में लाना वॉट करके, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, और वोल्ट तो दी हुई है आपको 220। I निकल जाएगा, I निकालने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये आ गया करंट आपका 13.6 एम्पियर डिवाइड करोगे तो। और जबकि डोमेस्टिक सर्किट की कितना करंट जा सकता है, मैक्सिमम 10 एम्पियर का। तो ये जो अवन का करंट आ रहा है ये इससे तो ज़्यादा आ रहा है ना। तो अगर डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ 10 एम्पियर और इसमें ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब फ्यूज़ क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। और अगर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ है घरों में तो ओवरलोडिंग हो जाएगी और इससे वायर्स मेल्ट हो जाएंगी, और वायर मेल्ट हो जाएगी तो इससे शॉर्ट सर्किट होके फायर लग जाएगी, है ना। तो ये सब हो जाएगा, तो ये लिखना था आपको। बाकी तो आप कर ही आए होंगे इसका, क्लॉथ बैग और प्लास्टिक बैग का क्या फ़ायदा है ना। क्लॉथ बैग ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये मतलब इन्वायरमेंट को कम हार्म पहुंचाते हैं। तो क्लॉथ बैग आपको पता चल गया बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए कम हार्मफुल होते हैं, ये पॉल्यूशन करते हैं ना प्लास्टिक बैग्स। तो ये आपको एडवांटेज बताना था, क्लॉथ बैग का बताना था कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट को कैसे आप अर्बन एरिया में डिस्पोज कर सकते हो, तो इसके लिए भी आप डस्टबिन वगैरह के थ्रू, है ना। तो ये तो लिख ही आए होंगे आप बायो का क्वेश्चन, ये वैसे बायो का नहीं है फिज़िक्स का ही चैप्टर, बट थ्योरी चैप्टर है तो इसको तो आप लिख ही आए होंगे। नेक्स्ट उसमें हम सेक्शन C के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से रिलेटेड। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, अभी बन जाएगी थोड़ी देर में। और कमेंट करके बताना कैसा गया एग्ज़ाम, कितने अभी तक आपको आपके आंसर्स ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना।